ओके, सो कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो, जिसमें हम एशिया के कॉन्टिनेंट के आगे का पोर्शन जो है वो देखेंगे, कि जिसमें हमने जो कल बात की थी एशिया के सभी कॉन्टिनेंट्स की, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट, अब हम रीजन वाइज देखेंगे। तो एशिया को मेजरली कई रीजन्स में बांटा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको इधर से बांट रहे हैं। सबसे पहले हम मिडल ईस्ट की बात करेंगे, यानी कि ये वाला पूरा जो रीजन है इसको मिडल ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसी रीजन को जो है वो हम मिडल ईस्ट के अलावा जो है वो इसको आप जो है वो वेस्ट एशिया भी बोल सकते हो। ठीक है, वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट यही रीजन है। ठीक है, तो हम इस रीजन में जो कंट्रीज हैं उनकी बात करेंगे आज, और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या पॉलिटिकल इश्यूज हैं, क्या चीजें हैं, कंट्री की बाउंड्रीज वगैरह थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, जैसे 6 सितंबर को जो एनडीए का पेपर हुआ था उसमें इन कंट्रीज का देकर पूछ लिया था कि किस कंट्री का डायरेक्टली सी राउट नहीं निकलता है, या सी से किसकी जो है वो बाउंड्री नहीं निकलती है, कनेक्ट होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे रखा था, जॉर्डन दे रखा था, सीरिया दे रखा था, या अजरबैजान दे रखा था। उसका आंसर अजरबैजान था, क्योंकि ये डायरेक्टली सी में नहीं निकलता है। कैस्पियन सी एक तालाब है, ना कि सी, जैसा हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। वहीं जॉर्डन आपको लगेगा लैंडलॉक्ड है, बट ये यहाँ पर इस जगह से, ठीक है, जो गल्फ ऑफ अकाबा है इसके अंदर इसका रूट निकलता है यहाँ से, तो इसलिए जो है वो ये जॉर्डन इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम इस रीजन को स्टडी करेंगे अच्छे से, और यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे ऊपर से जो कंट्रीज हैं उनको देखना चालू करते हैं। तो यहाँ पे जॉर्जिया जो है वो कंट्री है, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये दो तीन छोटे छोटे से कंट्रीज हैं जो इस रीजन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जो आपको मिल जाएंगे कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में। कैस्पियन सी ब्लैक सी के बीच में यहाँ पे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल बाकू है, और ये कैस्पियन सी के बिल्कुल पास में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तरीके से आर्मेनिया और जॉर्जिया, जॉर्जिया जो है वो तो ब्लैक सी से बाउंड्री लग रही है, बट आर्मेनिया की किसी सी से बाउंड्री नहीं लग रही। वहीं अजरबैजान की भी कैस्पियन सी से लग रही है, बट ये बाहर किसी और सी से कनेक्ट नहीं हो रहा। इससे आप कहीं ओशन में नहीं जा सकते, है ना, इससे कोई ओशन नहीं जाता है। अब यहाँ पे एक कंट्री दे रखा है जिसका नाम है टर्की। ये बहुत ज्यादा अभी रिसेंट में न्यूज में रहा है। टर्की के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिजिकली बात करेंगे तो यहाँ पर जो फिजिकल मैप है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस रीजन को एनाटोलिया भी बोला जाता है। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एनाटोलियन प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या होता है? ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है जिसका मतलब सिंपल सिंपल होता है कि एक ऐसा रीजन या एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ से या तीन तरफ से कम पानी से घिरा हो। चार तरफ से पानी से घिरा हुआ तो आइलैंड होता है, और तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ अगर कोई लैंड है तो उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए ये पेनिनसुला बन गया। हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं पेनिनसुला को, विच इज इजी टू रिमेंबर। तो पेनिनसुलर रीजन है एनाटोलिया का पेनिनसुला। अब यहाँ पे खास बात जो हमने कल देखी थी कि इस्तांबुल जो है वो यहाँ से दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इसका नॉर्थ वाला हिस्सा या फिर यूरोप के अंदर आने वाले हिस्से में इस्तांबुल नाम से एक शहर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। पहले के टाइम पे प्राचीन समय में इंडिया से जो व्यापार हुआ करता था, जो ट्रेड हुआ करता था, उस ट्रेड रूट में या सिल्क रूट जो हुआ करता था, इंडिया और चाइना से आने वाला व्यापार इस रास्ते से होकर ही यूरोप जाता था। तो यहाँ पर ये जो शहर इस्तांबुल हुआ करता था, इस्तांबुल शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था एंशिएंट हिस्ट्री में, और इसको कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। दिस सिटी वाज नोन एज, या ये एरिया इसको जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, बट अब इसका नाम इस्तांबुल पड़ चुका है। यही शहर कॉन्स्टेंटिनोपल ही आज की तारीख में जो है वो आपका इस्तांबुल है। यह भी रिसेंट में न्यूज में भी था। क्यों? क्योंकि इस्तांबुल शहर के अंदर एक मॉस्क है। इस्तांबुल शहर है, यहाँ पर आप जूम करेंगे हम इसमें तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा इस्तांबुल, ये रहा।
यानी कि टर्की में यहां पे देखेंगे सी ऑफ मरमरा और सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में जहां पे हमने स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस देखा था, बॉस्फोरस स्ट्रेट के नॉर्थ की तरफ में इस्तांबुल है और उसके साउथ में बाकी टर्की है। तो टर्की का इतना सा एरिया जो है वो नॉर्थ की तरफ आ जाता है या यूरोप में आ जाता है कॉन्टिनेंट वाइज। बाकी पूरा टर्की जो है वो एशिया में, पूरा टर्की जो है वो एशिया में। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते थे इस्तांबुल को। और यहाँ पे एक मॉस्क है जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, जिसका नाम है हाइया सोफिया। ये अपकमिंग एग्जाम से पूछने के चांसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी एग्जाम में ये आगे पूछा जा सकता है। हालांकि मुझे लग रहा था कि एनडीए के एग्जाम में पूछा जा सकता है, नहीं पूछा गया, बट किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाइया सोफिया ये एक मॉस्क है जो पहले चर्च हुआ करती थी, फिर जब यहाँ पे मुस्लिम एम्पायर का राइज हुआ, ऑटोमन एम्पायर जहां पे जब यहाँ पे बना, तो उन्होंने इसको एक मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर जो आज का टर्की है, ये जब हार गया ब्रिटेन से, तो यहाँ पे कमाल पाशा ओतोतुर्क नाम से जो लीडर थे, उन्होंने वर्तमान में जो प्रेजेंट टर्की है उसकी नींव रखी। तब उन्होंने इसको मॉस्क से बदलकर म्यूजियम बना दिया। ये कहने के कि हाइया सोफिया जो है वो म्यूजियम था और अब उसको वापस क्या कर दिया है। अभी आपको ध्यान रखना चाहिए, टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसेप एर्दोगान, है ना, रेसेप ताइप एर्दोगान हैं। एर्दोगान जो हैं, इन्होंने अभी हाल ही के अंदर अपने आप को इस्लाम जगत में थोड़ा सा, है ना, इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको मॉस्क से म्यूजियम से कन्वर्ट करके वापस मॉस्क बना दिया इसको। और पहली बार 1930 के बाद में, यानी कि लगभग 80 सालों में पहली बार जो है वो इसमें वापस से प्रेयर्स वगैरह पढ़ी जाने लग गई हैं, वरना बीच में सब बंद हो गया था। क्योंकि इन्होंने क्या है, इस कंट्री को, टर्की को सेक्युलर बनाना चाहता और इसलिए इन्होंने इसको मॉस्क से कन्वर्ट कर दिया था। क्या बना दिया था? म्यूजियम। तो यहाँ पे हाइया सोफिया नाम से एक बहुत ही फेमस मॉस्क है, वर्ल्ड फेमस है ये। कहाँ पे? इस्तांबुल शहर के अंदर है। इस्तांबुल शहर में जाएंगे तो आपको दिख भी जाता है, हाइया सोफिया मॉस्क है, बहुत ही फेमस है। बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। बट ध्यान रखना, टर्की ने अभी रिसेंटली इसको वापस से मॉस्क बना दिया है, जो पहले म्यूजियम बना दी गई थी। और इसके बाद में अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया। ये बनाई किसने थी? क्रिश्चियंस ने बनाई थी। तो बगल में एक क्रिश्चियन कंट्री है जिसने इस पे हंगामा किया कि आपने ये जो है वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग का स्टेटस चेंज कर दिया आप लोगों ने, तो ऐसा आप नहीं कर सकते वगैरह, ये जो है वो चला था। तो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में इश्यू चलते रहते हैं? तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ग्रीस है। दिस इज द कंट्री विच इज नोन एज ग्रीस। यहाँ पे ग्रीस नाम से एक कंट्री है, यूरोप में आती है ग्रीस, और ये टर्की की पड़ोसी है। तो हिस्टोरिकली इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि ग्रीस इज अ क्रिश्चियन कंट्री और पहले ये टर्की के कंट्रोल में थे या ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, फिर लड़के अलग हो गए, तो इनके रिलेशन जो है वो थोड़े ज्यादा ठीक नहीं है। अभी मेडिटेरियन सी के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन को लेकर, ऑयल ढूंढने को लेकर इन दोनों के बीच में जो है वो टकराव चल रहा है, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है एक तरीके से। और इस वजह से ये न्यूज में है और ये पूछा जा सकता है। स्पेशली लोकेशन वाइज ध्यान होना चाहिए कि टर्की के ईस्ट में और साउथ में क्या है लोकेशन, तो इसलिए मैप पे इन जगहों को मार्क करना और देखना जरूरी होता है। ये अलग से जो मिडल ईस्ट का मैप दिया हुआ है उसमें भी अच्छे से दिख जाएगा और ये यहाँ पे भी दिखेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, इस्तांबुल जो है वो टर्की की कैपिटल नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है इस्तांबुल टर्की की कैपिटल होगी। टर्की की कैपिटल है अंकारा। अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की। अब इसी अंकारा के साउथ की तरफ में एक छोटा सा लेक दिखाई देगा आपको, जो मैप है उस पे, वहां पे लिखा होगा लेक टूज या टूज गोलू। देयर इज अ लेक विच इज नोन एज टूज लेक। यहां पर इटली के बीच में, अंकारा के साउथ की तरफ टूज लेक, इसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर लेक में से एक है। इसी तरीके से टर्की के ईस्ट वाली तरफ चलेंगे हम,
टर्की के ईस्ट वाली तरफ चलेंगे हम, तो मैप पे हमें जो है वो एक और लेक देखने को मिलेगा। यहां पे लेक वान लिखा होगा, लेक वान। लेक वान वर्ल्ड का सबसे ज्यादा खारा तालाब है। इट इज वर्ल्ड्स सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी। खारापन सबसे ज्यादा है, सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी है लेक वान। Lake Van is the world's saltiest water body. Please remember this. लेक टूज और लेक वॉन दोनों इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो इस रीजन में आपको मार्क करने हैं एटलस में। इसके बाद में इधर से साउथ की तरफ जाएंगे, या टर्की वाले इस रीजन के अंदर से आप देखोगे तो यहां से दो रिवर्स निकल रही हैं जो साउथ की तरफ बहती हैं इस तरीके से, और ये ईरान की राजधानी बगदाद के पास से होती हुई जो है वो इस खाड़ी में आकर गिर रही हैं, यानी कि पर्शियन गल्फ में आकर गिर रही हैं, फारस की खाड़ी में आकर गिर रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और इन रिवर्स को कहा जाता है यूफ्रेटिस और टिग्रिस। दो नदियां मिलेंगी आपको, एक का नाम मिलेगा यूफ्रेटिस और एक का मिलेगा टिग्रिस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इसके पीछे कारण मैं बता रहा हूं, जैसा आपको यहां पर इस वाले एरिया में जो यहां पे मैप पे मार्क किया है, इस एरिया में जो आज की तारीख में ईरान है, इसको पहले पर्शिया या फारस कहते थे अपन, जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड का था, और इसको हम मेसोपोटेमिया सिविलाइजेशन बोलते थे। या मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन कहां पे थी, तो आपको ये पता होना चाहिए, यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों के किनारे पर थी। यहां पे मेसोपोटेमिया था, जो कि वर्ल्ड की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इनके इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में रिलेशंस थे, ट्रेड था। और यहां पर मेसोपोटेमिया में सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्के और वजन वगैरह तोलने का सामान वगैरह, ये वाली सारी चीजें भी मिलती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इनके आपस में रिलेशंस थे, आपस में व्यापार होता था। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि मेसोपोटेमिया में ही ये चीज लिखी मिली थी कि मेलुहा जो शब्द है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेसोपोटेमिया ने ही नाम दिया था। तो यहाँ पे आपको ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स का नाम ध्यान होना चाहिए, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, जो इस रीजन में से निकलती हैं। क्योंकि नॉर्थ में यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है, इन माउंटेन रेंज में से ये रिवर्स जो है वो उसका ओरिजिनेशन होता है, और इस तरीके से ये ईरान के रेगिस्तान वाले इलाके के बीच में से होकर गुजरती है। और यही इकलौता ऐसा छोटा सा इलाका है जहां पे थोड़ी बहुत खेती हो सकती है, थोड़ी बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ खेती यहां पे हो सकती है। यहीं पर कंट्री वाइज देखेंगे तो टर्की से साउथ की तरफ में यहाँ पे दो तीन कंट्रीज हैं, जैसे सीरिया। सीरिया अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है, अभी वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है। सीरिया में ये दो तीन शहर अलेप्पो, इदलिब, इनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आईएसआईएस के कैप्चर में आ गए थे, जिसके बाद में ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहे। और जैसा मैंने बताया, यहाँ पे ये प्राचीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पे मिलते हैं, जिनको आईएसआईएस ने तबाह भी कर दिया था। तो यूपीएससी अक्सर एग्जाम्स में ये पूछती रही है कि ये शहर कौन से देश में है। पिछले 2-1 सालों से जब से ये शहर अक्सर न्यूज में रहते हैं, क्योंकि यहाँ लड़ाइयां चलती रहती हैं अक्सर। अभी थोड़े दिन पहले टर्की ने इस एरिया में अटैक कर दिया था। टर्की ने सीरिया के नॉर्थ वाले इलाकों में, इधर उत्तर वाले इलाकों में अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से ये एरिया न्यूज में आ गया था। तो इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इदलिब, अलेप्पो, ये अल-हसाक, ये दो शहर हैं, ये सारे न्यूज में रहने वाले हैं, और ये अभी न्यूज में थे थोड़े दिन पहले। सीरिया की कैपिटल है दमस्कस, और इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी से लगती है। सीरिया की बाउंड्री मेडिटेरियन सी से लगती है। ये भी पूछ लेते हैं कि किस कंट्री की बाउंड्री मेडिटेरियन से लगती है या सी से लगती है कि नहीं लगती है। विच ऑफ दीज इज द लैंडलॉक्ड कंट्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी होंगे जब आप मैप पे ये चीजें मार्क करोगे और देखोगे बार बार इन कंट्रीज की पोजीशन क्या है। इसी के साउथ में एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है जॉर्डन।
हम थोड़ा सा मैप को फिजिकल की बजाय पॉलिटिकल करेंगे, कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमें जो है वो अच्छे से दिखाई दे कि हम किस तरीके से कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जो कि उस मैप पे इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। तो हम यहाँ पे जॉर्डन की बाउंड्री की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे है। जॉर्डन इज अ कंट्री। सीरिया, सीरिया की बाउंड्री लगती है मेडिटेरियन से। और यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है इजराइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इजराइल। इसके नॉर्थ में एक छोटा सा और कंट्री है जिसका नाम है लेबनान। ये अभी रिसेंट में न्यूज में था, क्योंकि लेबनान की जो कैपिटल है नाम है बेरत। बेरूत में अभी हाल ही के अंदर एक विस्फोट हुआ था, और वहां पे ब्लास्ट में बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। बहुत ज्यादा न्यूज में आए थे ये शहर अभी हाल ही में रिसेंट में। तो ये आने के चांसेस हैं एग्जाम में अपकमिंग। और आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेडिटेरियन सी से लगता है बेरत जो है वो एक फेमस पोर्ट सिटी है यहाँ पे। और मिसमैनेजमेंट को देखते हुए यहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, और फ्रांस से कहा था कि आप बेरत पे कंट्रोल कर लो, यहाँ के लोगों ने। तो इस तरीके से लेबनान भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। बाउंड्री किसकी कैसे लग रही है वो थोड़ा सा मैप पे देखने की जरूरत है, मार्क करने की जरूरत है। फिर आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं इजराइल की। सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाला इस रीजन में जो कंट्री है वो है इजराइल। इजराइल के अंदर ये पूरा एरिया इजराइल का देख रहे हैं हम। बट यहां पर एक दो रीजन है जिनमें डिस्प्यूट है या जिन पे विवाद है। ये देखेंगे तो ये है गाजा के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से ये वाला पूरा एरिया दिस इज नोन एज वेस्ट बैंक। और ये वाला एरिया गोलन हाइट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके पास इतना बड़ा मैप नहीं है तो इसको ड्रॉ करके मार्क कर लेना, या कैसे भी कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको इनके जगहों के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी जगह हैं। ये है गोलन हाइट्स, ये है वेस्ट बैंक, और ये है गाजा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो अभी रिसेंट में न्यूज में रही हैं। तो आपको इन जगहों को थोड़ा सा मार्क करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये जो तीन एरियाज हैं इनमें से गोलन हाइट्स सीरिया का एरिया है जिसपे इजराइल ने कैप्चर करा हुआ है। और बाकी ये जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप वाले एरिया हैं ये दोनों एक और कंट्री बनाते हैं जिसको हम पैलेस्टाइन के नाम से जानते हैं। फिलिस्तीन बोला जाता है हिंदी के अंदर, या पैलेस्टाइन बोला जाता है। ये पैलेस्टाइन के एरिया हैं जिन पर एक तरीके से इजराइल का कंट्रोल है। यहीं से शुरू होता है इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ब्रीफ में हिस्टोरिकली बात करें तो एक शहर है जिसका नाम है यरूशलेम, या जेरूसलम बोलते हैं इंग्लिश में, यरूशलेम बोलते हैं हिंदी में। तो इस शहर से यहां पे जो है वो सारे विवाद की शुरुआत है। ये शहर तीन धर्मों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देख सकते हैं जेरूसलम नाम से एक शहर है। ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? इस्लाम में ये माना जाता है कि मोहम्मद साहब जो थे वो यहीं से जन्नत को गए थे, इसीलिए इस्लाम में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यहूदियों के लिए, यानी कि जो ज्यूज होते हैं, ज्यू कम्युनिटी जो होती है, उनके लिए ये माना जाता है कि इस शहर में जो है वो उनके धर्म की शुरुआत हुई, और ये उनका ओरिजिनल लैंड है, उनका फादर लैंड बोलते हैं, या फिर उनकी एक्चुअली मातृभूमि हिंदी में अगर बोलेंगे तो वो है ये। तो सारे यहूदियों के धर्म की शुरुआत, या यहूदियों का सारा समुदाय सबसे पहले यहीं था, और यहीं से उनके धर्म की शुरुआत है, इसीलिए उनके लिए शहर इंपॉर्टेंट माना जाता है।
और यहाँ पे उनके जो राजा वगैरह थे उनके मंदिर वगैरह हैं, और इस वजह से ये पूरा ही इलाका उनके लिए इंपॉर्टेंट था। तीसरी तरफ ईसाइयों के लिए भी ये एरिया इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब यहाँ पे यहूदियों का राज था या फिर ज्यूज जो पहले से यहाँ पे थे, उन्हीं के बीच में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनको ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है। वो मेनली इसी एरिया में जन्म लिया उनने, और उनको यहीं पर फांसी पर टांगा गया था या सूली पर चढ़ाया गया था। तो इसीलिए जेरूसलम शहर वहीं पर है जहां पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। तो तीनों धर्मों के लिए ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और ये तीनों ही इस पे कब्जा करना चाहते थे हमेशा से, इनके कंट्रोल में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, ऐसा चाहते थे, और इसके लिए ये इशू शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में, या एक तरीके से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों पे यूरोप वगैरह में बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगे, हिटलर वगैरह यहूदियों पे अत्याचार करने लगे, जर्मनी में बहुत उन पे अत्याचार होने लगे, तो उस टाइम पे वो लोग आकर जेरूसलम में और उसके आसपास के एरिया में बस गए। इनको यहाँ बसाया किसने? ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो अभी हमने टर्की में इसी वीडियो में बात की, उसमें टर्की के हारने के बाद में या ऑटोमन एम्पायर के हारने के बाद में ये पूरा एरिया एक तरीके से ब्रिटेन के अंडर में आ गया था। तो ब्रिटिशर्स ने यहूदियों को जो जर्मनी से भाग रहे थे, और जर्मनी और ब्रिटिशर्स आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने यहूदियों को कहा आप यहां कर बस जाइए। और फिर उन्होंने, यानी कि इजराइलीज ने, यहाँ पे जो ओरिजिनल लोग रह रहे थे उनकी जगह आकर बस गए, और ये जो ओरिजिनल लोग थे वो अपने आप को फिलिस्तीनी या अरब भाषी लोग पैलेस्टीनियन बोलते हैं, और जो आकर बसे वो इजरायली थे या ज्यूज थे। थोड़े टाइम बाद 1949 में उन्होंने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर दिया और कह दिया इजराइल बनाएंगे, हम यहाँ पे एक अलग देश बनाएंगे, जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, क्योंकि पैलेस्टाइन वाले लोग अपना देश छोड़ना नहीं चाहते थे और इजराइल वाले अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते थे। उनको लगता था कि ये हमारा ओरिजिनल लैंड है, हम यहाँ से बच के कहाँ जाएंगे, और हम यहीं पे अपना जमीन बचाना चाहते हैं। तो इससे शुरुआत हुई इजराइल पैलेस्टाइन जो झगड़ा है उसकी, जो अभी तक चल रहा है। धीरे धीरे जो अरब देश थे उन्होंने आसपास के देशों से मिलकर इजराइल पर हमला किया। 1963 अरब इजराइल वॉर, 1970s में फिर एक वॉर हुई। इस तरीके से काफी बार इजराइल पे हमला किया गया, बट इजराइल ने इन सब देशों को हरा दिया, जो आस पड़ोस के देश थे इन सबको हरा दिया। और साथ ही साथ जो पैलेस्टाइन के एरिया थे उन पर भी कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, और अब वो उस एरिया को हथियाना चाहते हैं, और इसी चीज को लेकर आज भी ये इशू चल रहा है। हालांकि हम इस पूरे इशू के बारे में कभी सेपरेट किसी वीडियो में बात करेंगे। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, और ये कैसे इंपॉर्टेंट है, जेरूसलम की क्या इंपॉर्टेंस है। लोकेशन वाइज देखना जरूरी है। 2 शहर मार्क कर लीजिएगा इस एरिया में जिनको इंपॉर्टेंस देनी है। हाइफा, HAIFA, इजराइल के नॉर्थ में एक पोर्ट सिटी है। ये हाइफा क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने इस शहर को आजाद करवाया था। भारतीय सैनिकों ने ही हाइफा को आजाद कराया था, इसलिए उस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में आया था ये। और जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ध्यान रखेंगे नाम, बेंजामिन नेतन्याहू जो है, वो जब भारत की यात्रा पर आए थे तो उनको सम्मान करने के लिए, या इस हाइफा शहर के सम्मान में, दिल्ली में जो त्रिमूर्ति चौक था उसका नाम हाइफा चौक रख दिया गया था। उस टाइम ये बहुत न्यूज में आया था हाइफा। ये एक इंपॉर्टेंट शहर हो गया। इसी तरीके से इसी के साउथ में एक छोटा सा शहर और है, तेल अवीव याफो। तेल अवीव याफो, आवाज आ रही है? तेल अवीव याफो एक्चुअली कैपिटल मानी जाती है इजराइल की। हालांकि इजराइल जेरूसलम को अपनी कैपिटल बताता है, पर क्योंकि उस पर विवाद है, डिस्प्यूट है, इसीलिए सभी देश अपने दूतावास या जो एम्बेसी होती हैं वो सब कहां रखते हैं? तेल अवीव में रखते हैं। तो तेल अवीव इसीलिए इंपॉर्टेंट शहर है। हालांकि एक विवाद हो गया था, इशू हो गया था पिछले साल। अमेरिका ने तेल अवीव से उठाकर
अपना जो दूतावास है वो जेरूसलम शिफ्ट कर दिया था, जिसको लेकर पैलेस्टाइन और आस पड़ोस के सभी देशों ने इस पे डिस्प्यूट किया था, विवाद किया था, अमेरिका की आलोचना की थी, इजराइल की आलोचना की थी, इसमें भारत भी शामिल था, तो ये भी ध्यान रहे। हालांकि इंडिया और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं, बट हम पैलेस्टाइन से भी रिलेशंस रखते हैं, पैलेस्टाइन को भी हम जो है वो नहीं मानते कि नहीं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पैलेस्टाइन से भी रिलेशन अच्छे हैं, इजराइल से भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दोनों जगह जाकर आए, इजराइल भी और पैलेस्टाइन भी। इससे पहले कोई और प्राइम मिनिस्टर पैलेस्टाइन गया नहीं था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इजराइल पैलेस्टाइन इशू का ये है। अब फिजिकली बात करेंगे तो यहाँ पे इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पे एक छोटा सा तालाब है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है डेड सी। ये है डेड सी, किसकी बॉर्डर पे? इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पे। जैसे हमने अभी टर्की में दो लेक देखे थे, लेक वॉन और लेक टुज, ये दोनों ही लेक की तरह डेड सी भी, मृत सागर भी एक खारे पानी की झील है, सॉल्ट वाटर लेक है। बहुत छोटा सा दिखाई देगा, बहुत छोटा है। इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पे आप लोगों को दिखाई देगा, यहां पर बहुत छोटा सा एरिया है। और आप पॉलिटिकल मैप नहीं देखकर अगर फिजिकल मैप देखोगे एशिया में, तो उसमें नेगेटिव में इसका साइन दिखा रहा होगा, कुछ नेगेटिव में 400 समथिंग कुछ, ठीक है। तो ये जो है वो क्यों है? क्योंकि ये एरिया नीचे है, समुद्र के स्तर से नीचे है, यानी कि डिप्रेशन में है। ये एरिया जो है वो डिप्रेस्ड एरिया है या लोअर एरिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर दो प्लेट बाउंड्री जो है वो आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से यहां पर एक कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री बनती है। सॉरी, कन्वर्जिंग नहीं, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री बनती है। और इस वजह से ये इलाका जो है वो आसपास के इलाके के मुकाबले में थोड़ा सा निचला है, नीचे है, और ये डिप्रेशन में है। इसका मतलब एक ये भी हुआ कि यहां पर या डेड सी वाले एरिया में हाइट कम है, आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, ये एशिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सारे कॉन्टिनेंट पे सबसे निचली जगह है। इट इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑन एंटायर अर्थ कॉन्टिनेंटल सरफेस। पूरी पृथ्वी का जो कॉन्टिनेंटल सरफेस है, जो कॉन्टिनेंट वाली सतह है, उस पर सबसे निचली जगह डेड सी। तो ये डेड सी की इंपॉर्टेंस है। जैसा आपको पता है, क्योंकि इसमें नमक बहुत ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि जो लेक वॉन है उसमें इससे भी ज्यादा डेंसिटी है। तो इनमें क्या होता है, आप आसानी से डूबोगे नहीं, आप तैर जाओगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, तो आप आराम से इस पे तैर सकते हो। एंड डेड सी इज अ वेरी फेमस प्लेस जिसका नाम हम सब ने सुना है। पहली चीज खारा है, सेकंड चीज यहाँ पे कोई डूबता नहीं है आसानी से, ठीक है। तो डेंसिटी एंड लोएस्ट प्लेस, ये दो जगहों की वजह से, दो वजहों से ये फेमस है डेड सी, जो कि कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन बॉर्डर पे। इजराइल से साउथ की तरफ में एक पेनिनसुला दिखाई देगा। वापस पेनिनसुला क्यों? क्योंकि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा। गल्फ ऑफ अकाबा, इधर स्वेज बे, इससे ये घिरा हुआ जो एरिया है, स्वेज कैनाल और इजराइल के साउथ की तरफ में ये पूरा एरिया, इसे हम सनाई पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज द सनाई पेनिनसुला। ये मुख्य तौर से वैसे इजिप्ट का पार्ट माना जाता है, ये एशियन कंट्री में नहीं आता, बट यहां से एक तरीके से एशिया की बाउंड्री जो है वो अलग होती है अफ्रीका से। इसीलिए ये एरिया आप थोड़ा सा ध्यान रख लें कि स्वेज कैनाल के इस वाली तरफ इजिप्ट का जो एरिया है इसको सेनाई कहा जाता है। इससे साउथ में जाने पर एक कंट्री है
जो कि इस रीजन में बहुत पावरफुल कंट्री माना जाता है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है। ईस्ट की तरफ में बहरीन नाम से एक छोटा सा आइलैंड कंट्री और कतर। यूएई, साउथ में ओमान और इधर यमन, ये कंट्रीज हैं। इस पेनिनसुला पर, तो ये भी क्या बन गया, पूरा एक पेनिनसुला बन गया, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दिस इज नोन एज द अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला ये पूरा, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला के बाद में हम इसके अंदर की थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी देखेंगे। ये पूरा एरिया जो है वो मेजरली अरब लैंग्वेज बोलने वाले कंट्रीज का है, और यहां पर मेजरली ऑयल बहुत ज्यादा मिलता है। इसीलिए अरब पेनिनसुला और उसके आस पड़ोस के कंट्रीज मेजरली ऑयल इकोनॉमी पे चलते हैं, और ऑयल इकोनॉमीज पे चलने की वजह से यहां पर 1950s 1960 से पहले कोई तरक्की नहीं थी, पर पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों में लगभग, इन्होंने इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया है कि ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अमीर देशों में आ गए। हालांकि ह्यूमन डेवलपमेंट में पीछे हैं, यानी कि यहां पे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, इसीलिए ज्यादातर बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलाकर काम करवाते हैं, जिसमें इंडियंस बहुत हैं। और ये सभी कंट्रीज के साथ में इस रीजन में कॉमन फैक्टर है। हालांकि सऊदी अरेबिया अब ये समझ चुका है कि ऑयल बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसके पीछे कारण है, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया आजकल वर्ल्ड ओवर। सब चाहते हैं कि हम अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें। वहीं दूसरी तरफ जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज हैं, वो ये देख रही हैं कि अब पेंडेमिक आया जैसे, या किसी और कारण से ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। वर्ल्ड में अमेरिका पहले बहुत तेल खरीदता था, बट अब वो खुद का ही तेल जो है वो निकालने लग गए, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल खरीदना कम हो गया अमेरिका का। इससे इन देशों को जो तेल बेचते थे नुकसान हुआ है, इनकी इकोनॉमी में फॉल आया है, इनके डॉलर के जो बैरल के जो डॉलर प्राइसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इनकी जो अभी तक की ग्रोथ थी वो तेल पे डिपेंडेंट थी। अब तेल की प्राइसेस कम होने से इनकी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, और ये इसी चीज को बदलना चाहते हैं, और इसीलिए अब ये दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में, और धीरे धीरे अपने आप को ग्लोबल कंट्रीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे इस्लामिक पॉपुलेशन और उनके धर्म गुरुओं के स्ट्रांग होने की वजह से सीधे सीधे सोशल रिफॉर्म्स, महिलाओं की पोजीशंस, इन चीजों पर जो है वो इश्यूज हैं। सऊदी अरेबिया में रिसेंट तक भी किसी भी महिला को जो है वो फॉरेन ट्रैवल करने वगैरह की आजादी नहीं थी अकेले। इसी तरीके से यहाँ पे बिजनेस करने की आजादी नहीं है महिलाओं को, जो अभी रिसेंट में दी गई है। ड्राइव करने की आजादी नहीं थी, जो अब रिसेंट में दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि धर्म भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं इसके आस पड़ोस की कंट्रीज जैसे यूएई अपने आप को टूरिज्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ा चुके हैं। दुबई वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री हॉटस्पॉट है एक तरीके से, तो वहां पे लिकर भी बिकता है। वहां पे टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो गई है कि फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो लिकर भी अलाउ करते हैं, जबकि सऊदी अरेबिया में लिकर नॉर्मल अलाउ नहीं है। तो इस तरीके से ये कंट्रीज अपने आप को ऑयल से टूरिज्म,
टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इनकी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी इकोनॉमी ऑयल से बच जाए, ऑयल की अर्थव्यवस्था से अलग डाइवर्सिफाई हो जाए और ये दूसरी चीजों से रेवेन्यू ले पाए। तो इस तरीके से ये कंट्रीज अपने आप को फॉरवर्ड और जो ग्लोबल डेस्टिनेशन है वो बनाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो ये इस सेक्टर, इस एरिया की कुछ एक प्रॉब्लम्स और उनका कुछ फ्यूचर कैसा रहेगा वो वाली सारी चीजें होंगी। अब पॉलिटिक्स देखें तो सऊदी अरेबिया जो है इसकी कैपिटल है रियाद। रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। प्लीज ये थोड़ा तो ध्यान होना चाहिए कैपिटल्स का, है ना। यहां पे एक इंपॉर्टेंट शहर है रेड सी के पास में, नाम है जिदा। जिदा, और यहीं पे जिदा से पास में या जिदा का एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के पास में दो इंपॉर्टेंट शहर हैं, एक का नाम है मक्का और एक का नाम है मदीना, जो कि इस्लाम में सबसे इंपॉर्टेंट शहर माने जाते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया के कंट्रोल में है, सऊदी अरेबिया की फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रांग है और सऊदी अरेबिया में रिलीजियस पोजीशन भी स्ट्रांग है, और इसीलिए सऊदी अरेबिया अपने आप को एक तरीके से पूरे इस्लाम वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री मानता है और वो नहीं चाहता कि मेरी पोजीशन को कोई चैलेंज करे। हालांकि अभी रिसेंट में टर्की ने इस ऐसा थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है कि सऊदी अरेबिया की जगह वो अपने आप को लीडर बने, इसीलिए वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, टर्की। वहीं सऊदी अरेबिया ने अभी हाल ही में, पाकिस्तान ने थोड़ा सा सऊदी अरेबिया को धमकाने की कोशिश की थी, तो सऊदी अरेबिया ने जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड दे रखी थी $6 बिलियन की, वो कैंसिल कर दी और पाकिस्तान को $1 बिलियन चाइना से लोन लेकर वापस सऊदी अरेबिया को चुकाना पड़ा। और सऊदी अरेबिया के जो जनरल हैं, है ना, कुमर जावेद बाजवा, वो अभी सऊदी अरेबिया गए थे। यहाँ के सऊदी अरेबिया के प्रिंस का नाम आपको ध्यान होना चाहिए, किंग का नाम नहीं पूछेगा कोई, बट मोहम्मद बिन सलमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MBS के नाम से जाना जाता है इनको, शॉर्ट फॉर्म MBS। इन्होंने सऊदी अरेबिया को एक तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज की तारीख में। तो SSB तक भी ये चीजें काम आने वाली हैं। ये सिर्फ इसके हिसाब से नहीं पढ़ रहे अपन कि हाँ यार आपको सिर्फ एग्जाम देना है, एग्जाम में तो ये चीजें हैं ही, आपको पता होनी चाहिए, साथ ही साथ SSB तक भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो मोहम्मद बिन सलमान के अंडर में सऊदी अरेबिया रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, बट वहां पे जैसा मैंने कहा रिलीजियस पोजीशन स्ट्रांग है, रिलीजन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए क्लर्क या क्लर्जी जो है वो इनको रिफॉर्म करने से एक तरीके से रोकते भी हैं। इंपॉर्टेंट पोजीशन बीइंग मक्का मदीना, और ये बाकी आस पड़ोस के कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए रखना चाहते हैं। ये सऊदी अरेबिया का जो है वो सारा खेल है यहाँ पर, और ये अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानते हैं। एक तो पैसा इनके पास में, तो सब कंट्रीज को फाइनेंशियली एड देकर वो एक तरीके से दबाए रखने की कोशिश करते हैं, इसमें पाकिस्तान एक एग्जाम्पल है। बट ये नहीं चाहते कि कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए, जैसा भी पाकिस्तान ने कुछ करने की कोशिश की तो इन्होंने पाकिस्तान को लाइन पे ला दिया, कहा पैसा वापस करो। तो इस तरीके से सऊदी अरेबिया हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रीजन। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, खास तौर से सऊदी अरेबिया को लेकर दो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो एक का नाम है GCC, गल्फ कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन काउंसिल, GCC, और दूसरी है ओपेक। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में ज्यादातर ये सारी कंट्रीज शामिल हैं जो सऊदी अरेबिया के पड़ोसी हैं, जो इस एरिया की पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। वहीं ओपेक, OPEC, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये वो कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, तो उनका कार्टेल है ये एक तरीके से। और ये ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत न्यूज में है, CDS में ये पूछ सकता है ओपेक प्लस एंड ओपेक के बारे में। क्यों? इनके प्राइसेस कंट्रोल नहीं करने की वजह से ही इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो अभी गिर गए हैं।
तो ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में भी बात करनी जरूरी होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस रीजन में, तो आप इनके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। ये एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग एग्जाम्स में ओपेक एंड ओपेक्स प्लस पक्का पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अभी, और सऊदी अरेबिया इसके मीडियम से, इस ऑर्गेनाइजेशन के मीडियम से, ओपेक के ऑर्गेनाइजेशन के मीडियम से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करता है। और वर्ल्ड में अभी सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करने वाले कंट्रीज में से एक है सऊदी अरेबिया, और इंडिया सऊदी अरेबिया से तेल खरीदता है। और इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया को तेल बेचना है इंडिया को, इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग है, इंडिया के पास में पॉलिटिकल पावर भी है। यही सभी कारणों की वजह से ही पाकिस्तान की नहीं सुनी थी जीसीसी ने, गल्फ ये सॉरी जीसीसी नहीं, जो सऊदी अरेबिया, उन्होंने इनकी नहीं सुनी थी। जो इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है ना, तो जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज की, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी थी और उन्होंने कहा इनको कि भाई ठीक है, पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप हमारी नहीं सुनोगे या कश्मीर विवाद पे हमारा बात नहीं सुनोगे तो हम अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लेंगे, हम ऐसे कंट्रीज को बुलाएंगे जो हमारा साथ दें। तो उस पर सऊदी अरेबिया नाराज हुआ। तो सऊदी अरेबिया यहाँ पे अपना सारा गेम जो है वो इस तरीके से चलाता है। एक तो ऑयल, इससे उनके पास फाइनेंशियल पावर है, एक रिलीजियस पावर है। तो ये इस एरिया का पूरा पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है थोड़ा सा सऊदी अरेबिया को लेकर। इसके राइवल वगैरह के बारे में बात करेंगे जो ईरान वगैरह है, तो वो होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट एक बार के लिए सऊदी अरेबिया में जो फिजिकल फीचर है उसमें ध्यान रखना, यहाँ पर 2 डेजर्ट मिलेंगे। नॉर्थ की तरफ में यहां मिलेगा अन्नाफूड डेजर्ट, इस वाले रीजन में आपको अन्नाफूड डेजर्ट दिखाई मिलेगा। सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में जो इजराइल इराक के साथ बॉर्डर लगती है, इस एरिया में अन्नाफूड डेजर्ट, और साउथ की तरफ में अल खाली डेजर्ट, रब अल खाली, यहां पे लिखा हुआ भी ये देखिए, रब अल खाली। तो हमें 2 डेजर्ट देखने को मिलेंगे सऊदी अरेबिया में। फिजिकली अगर बात करें तो यहां पे मिलेगा अन्नाफूद और यहां पे अल खाली। ये मेजर 2 डेजर्ट है जो इस रीजन में हैं, ठीक है। बाकी हम फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे।